गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है ना? ओके, राइट। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ओके, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की हम जब बात करते हैं तो पहले पार्ट में हम सॉइल क्या है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़, सॉइल की स्ट्रेंथ, इन सब के बारे में बात करते हैं, और दूसरे पार्ट में हम फाउंडेशन के बारे में चीज़ें देखते हैं। तो जो दूसरा पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स का ही, दैट इज फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो जो भी हमने सॉइल मैकेनिक्स में चीज़ें पढ़ी हैं वो उन सब को यूज़ हमने करा, और उससे हमने ये पता करा कि सॉइल का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। अब ये जो सारी चीज़ें हमने पता करी थी, है ना, सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ने में जो सारी चीज़ें हमने पता करी थी वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में काम आती हैं। कैसे काम आती हैं? क्योंकि वही प्रॉपर्टीज़ उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी हमें बताती है ना। एंड बियरिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट, हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें अभी। एंड बियरिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट, सिंपल शब्दों में बात करें तो बियरिंग कैपेसिटी मतलब वो सॉइल कितना लोड बियर कर सकती है, मतलब उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमें काम करना है वो तो फाउंडेशन ही बनाना है ना। फाउंडेशन बनाना है या वॉल बनानी है, रिटेनिंग वॉल हुई या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सॉइल के ऊपर आने वाले हैं, हमें बनाना तो वही है, अल्टीमेट हमारा गोल तो वही है, लेकिन उनको बनाएं कैसे, उस सॉइल के ऊपर वो कैसे रेस्ट कर सकते हैं, फेल ना हो, ये सारी चीज़ें हमें पता करने के लिए पहले हमें सॉइल का बिहेवियर पता करना पड़ता है। इसीलिए पहले हम सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ पर आ पाते हैं जो कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग कह लें या फिर अर्थ स्ट्रक्चर्स कह लें, है ना। अर्थ स्ट्रक्चर जो कि अर्थ के ऊपर बने हुए डाटा, अर्थ स्ट्रक्चर्स। ठीक, ओके। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमें क्या करना है कि भाई पहले तो देखना है कि फाउंडेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल पर आप शायद पढ़ भी चुके होंगे कहीं पर, है ना, बट थोड़ा सा डिटेल में इसको हम देख सकते हैं। और फाउंडेशन जब बनाना है तो अगेन वही बात आ गई कि किस सॉइल के ऊपर किस तरीके का फाउंडेशन बनाना है, और कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिनको फॉलो कर कर हमें उस फाउंडेशन को डिजाइन करना है। तो बेसिकली इसमें हमें फाउंडेशन को डिजाइन कैसे करना है उस पर बात करनी है। ठीक है, बेस्ड ऑन द और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। तो ये सारी चीजें हमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर देखनी होती है। भाई फाउंडेशन है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं फाउंडेशन क्या है तो ऑब्वियसली इट इज दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि लोड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल। ठीक, हम किसी भी बिल्डिंग को दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं,
दो पार्ट्स कौन कौन से, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, एक होता है सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सब स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग बताएंगे मुझे। हाँ, हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है, मैं बहुत ही सिंपल चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, बट आप बताएंगे मुझे। बहुत सिंपल चीज़, स्क्रीन में ब्लैक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। एक मिनट बेटा, स्क्रीन में जो फाउंडेशन या टाइप ऑफ फाउंडेशन लिखा है वो दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है? ब्लैक शो हो रहा है, ऐसे हो सकता है। अच्छा, स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है फाउंडेशन की जो डेफिनेशन, फाउंडेशन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल, ये लिखा हुआ है, ये दिख रहा है कि नहीं, ऊपर वाला पार्ट? चलो मैं इसको फिर से शेयर कर रहा हूँ, फिर से शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ऊपर वाला लिखा हुआ दिख रहा है, और उसके नीचे जो एक डायग्राम या फ्लो चार्ट बना हुआ है वो नहीं दिख रहा। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, है ना, एक मिनट रुकिए। वेट, ये दिख रहा है बेटा, अभी दिख रहा है? ठीक है, चलो बड़ा करने की कोशिश करते हैं इसको। यस, निधि हैज गिवन द राइट आंसर, बाकी सबने भी सही दिया। आ रहे हैं अपन उस पर आ रहे हैं, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर पर आ रहा है। एक बार ये चीज़ सही हो जाए तो क्लियर, विजिबल, ऑडिबल, सब कुछ ठीक है? है ना? चलिए, तो अभी मैंने बात करी, ठीक है, ओके भाई, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज सब स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज सुपर स्ट्रक्चर। कई सारे लोगों ने आंसर दिया, है ना, सही भी दिया, थोड़ा सा गलत भी दिया, गलत नहीं था बट वो एक्यूरेट नहीं कहेंगे। तो भाई अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बिल्डिंग है, से फॉर एग्जांपल,
बेटा ग्राउंड लेवल से कभी हम सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर का डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, है ना। ग्राउंड लेवल से नहीं बोलेंगे, ग्राउंड लेवल से बोला जा सकता है लेकिन बोलेंगे नहीं। किससे बोलेंगे? हमेशा प्लिंथ से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? हमेशा प्लिंथ से बोलेंगे। तो प्लिंथ के ऊपर का जो चीज है, स्ट्रक्चर अबव प्लिंथ इज सुपर स्ट्रक्चर and the structure below plinth, say for example this is plinth beam, yeah, plinth level, and below the plinth level it is substructure। ठीक है, तो ये तो हो गई सुपर स्ट्रक्चर सबस्ट्रक्चर की बात। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फाउंडेशन, अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन इज सर्टेनली एक क्या है? सबस्ट्रक्चर है। क्या है? एक सबस्ट्रक्चर जो कि प्लिंथ के नीचे बना है ऑब्वियसली, है ना। और फाउंडेशन का पर्पस क्या है? बनाया क्यों? क्योंकि जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको हमें नीचे सॉइल में ट्रांसफर करना है। अब किस तरीके की सॉइल में ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, वो सारी चीजें हमें इसमें डिटेल में देखनी पड़ती है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल इजी चीज, है ना। अब आ जाता है कि कितने तरीके के फाउंडेशन होते हैं। सिंपल सी चीज है। तो फाउंडेशन को हमने बेसिकली दो तरीके में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है शैलो फाउंडेशन और दूसरा है डीप। नाम से पता चल गया, शैलो मतलब जो ज्यादा गहराई नहीं है और डीप मतलब जो ज्यादा डेप्थ तक जाता है, दैट इज डीप फाउंडेशन। अब इनका जो बेसिक क्राइटेरिया है कि कैसे शैलो होगा और कैसे डीप होगा, तो जो सबसे सिंपल क्राइटेरिया आपको याद रखना है दैट इज अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग, डीएफ, df is depth of footing. Depth of footing, if it is less than or equals to width of footing, if it is less than or equals to width of footing, तो क्या होगा? shallow foundation होगा। अब डेप्थ ऑफ फुटिंग मतलब ग्राउंड लेवल से ली गई डेप्थ है। अभी ये है ना, ये जो डेप्थ है इट इज फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ओके, दिस इज df and this is b। ठीक है, तो अगर ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ के बराबर या उससे कम है तो फिर वो फाउंडेशन जो है वो शैलो फाउंडेशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर दूसरी चीज, दूसरा केस क्या बन जाएगा? इफ इट इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन, डीएफ इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब विड्थ ऑफ फाउंडेशन से ज्यादा है उसकी डेप्थ ग्राउंड लेवल से, है ना। कहाँ से मेजर कर रहे हैं? ग्राउंड लेवल से मेजर कर रहे हैं। तो अगर ग्राउंड लेवल से उसकी डेप्थ ज्यादा है, इन दैट केस इट इज डीप फाउंडेशन। तो दो तरीके के, अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे तो दो तरीके के फाउंडेशन, शैलो और डीप। यहाँ तक तो बहुत इजी है। इसके बाद, अब यहाँ तक तो नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी, है ना। इसके बाद की चीजें जरूर थोड़ी बहुत पूछी जा सकती हैं। तो अब याद रखेंगे कि अगर शैलो फाउंडेशन है तो वो कितने टाइप के हो सकते हैं और डीप है तो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक, शैलो और डीप आपसे ऑब्वियसली नहीं पूछेगा, बट अब शैलो में क्या और डीप में क्या, ये ध्यान रखना है। तो शैलो में इट कैन बी फुटिंग और इट कैन बी राफ्ट। ठीक है, फुटिंग मतलब, फुट मतलब अपने पैर जैसा। ठीक है, अपने पैर जैसा फाउंडेशन अगर बनाया है तो वो हो गई फुटिंग। और राफ्ट जिसको हम मैट भी बोलते हैं, मतलब चटाई जैसा, राफ्ट फाउंडेशन या फिर मैट फाउंडेशन। ठीक, मतलब चटाई जैसा फाउंडेशन अगर आप बना रहे हो, है ना, तो इट इज राफ्ट फाउंडेशन। तो शैलो डेप्थ पर ये दो तरीके के फाउंडेशन बनाए जा सकते हैं। अब ये फुटिंग में भी कई तरीके की फुटिंग हो सकती है, डायग्राम हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, अभी इसको सिर्फ यहाँ पर समझ रहे हैं। तो फुटिंग मतलब फुट कई तरीके के हो सकते हैं। एक है स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैला दिया, जो लोड आ रहा था, है ना, उसको आपने स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड कर दिया लार्जर एरिया में। सिंपल है ये स्प्रेड फुटिंग। ठीक, ये ऊपर से ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम से लोड आया या आपने इसको बड़ा एरिया करके स्प्रेड कर दिया टू द सॉइल और ट्रांसफर कर दिया लोड यहाँ पर। ठीक है, सिंपल चीज। अब ये स्प्रेड फुटिंग कैन बी आइसोलेटेड या फिर
स्ट्रिप या कंटिन्यूस। आइसोलेटेड मतलब अगर एक फुटिंग बनी है, इन दैट केस इट इज आइसोलेटेड, मतलब एक। और स्ट्रिप कंटिन्यूस का मतलब एक फुटिंग बनी है और उसी को आपने जोड़ा हुआ है दूसरी फुटिंग से, ठीक है। इसको हम कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं अगर तीसरी भी जोड़ी है, चौथी भी जोड़ी है, इन दैट केस इट इज कंटिन्यूस, या फिर स्ट्रिप फुटिंग भी हो सकती है, ठीक। इसके बाद स्ट्रैप फुटिंग है। स्ट्रैप में कुछ नहीं करते आप, दो इंडिविजुअल फुटिंग्स को आप एक स्ट्रैप से, एक पट्टे से जोड़ देते हो, ठीक है। नाउ कंबाइंड फुटिंग इज डिफरेंट एंड स्ट्रैप फुटिंग इज डिफरेंट, ठीक। कंबाइंड फुटिंग अलग होता है और स्ट्रैप फुटिंग अलग होता है। स्ट्रैप की अगर बात करें तो स्ट्रैप में देखिए क्या करना है। से फॉर एग्जांपल एक ये फुटिंग है, ठीक, और एक फुटिंग ये है, ठीक है। मान के चलिए दोनों अलाइनमेंट दोनों का सेम है, इधर उधर हो रहे हैं भले। ये रही दूसरी, ठीक है। अब ये दो फुटिंग को आपने एक स्ट्रैप मतलब एक पट्टे से जोड़ा हुआ है, एक पट्टे से जुड़ा हुआ है, which is this is known as strap, this is known as strap। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि स्ट्रैप फुटिंग कंबाइंड फुटिंग जैसी होती है, नहीं। स्ट्रैप में आपने एक पट्टा बनाया हुआ है, कंबाइंड में क्या करते हो, इन दोनों को आप कंबाइंड बनाओगे, मतलब ये पूरी एक फुटिंग बनेगी, ठीक है। ये स्ट्रैप नहीं है अभी, ये क्या है, पूरा पूरा आपने इसको इकट्ठा बनाया हुआ है। सो इन दैट केस दिस विल बी कंबाइंड फुटिंग, ठीक है। तो जब हम इंडिविजुअल फुटिंग की बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है स्प्रेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप में अलग अलग को सिर्फ हमने पट्टे से जोड़ा है, कंबाइंड में अलग अलग फुटिंग को हमने पूरा एक एरिया मानकर बनाया हुआ है, ठीक। स्प्रेड में इट कैन बी आइसोलेटेड, या फिर स्ट्रिप की बात करिए कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब एक के बाद एक के बाद एक एक जुड़ी हुई है। कंबाइंड में इट कैन बी रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोइडल, इस पर जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको तो कहाँ तक याद रखना है, फुटिंग, फुटिंग से आ गए तो स्प्रेड, स्ट्रैप एंड कंबाइन, ठीक। अब वहीं दूसरी ओर लिखा है राफ्ट फाउंडेशन, या फिर जिसको मैंने बोला मैट मतलब चटाई जैसा बना है फाउंडेशन। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, कन्वेंशनल और बायंसी, ठीक है। अब कन्वेंशनल मतलब जो जैसा बनता है हुआ आता है, मतलब आपने किसी सूटेबल डेप्थ पर जाकर पूरा राफ्ट अपना डिजाइन कर लिया, पूरा राफ्ट डिजाइन किया हुआ है, जहां पर आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल गई वहां पर। अब ये बायंसी एक अलग चीज दिख रही है यहाँ पर, बायंसी राफ्ट फाउंडेशन, या जिसको हम बैलेंसिंग राफ्ट फाउंडेशन भी बोलते हैं, या बैलेंसिंग फाउंडेशन भी बोलते हैं, या फिर फ्लोटिंग फाउंडेशन भी बोलते हैं, फ्लोटिंग, ठीक है। इसमें क्या, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं, ये चीज क्योंकि आपको नहीं दिख रही होगी, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये बात हो गई आपके शैलो फाउंडेशन की। वही डीप पर जब हम जाते हैं तो डीप पर हमने देखा देयर इज अ कंडीशन कि जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन, तो उसमें तीन चार तरीके की फाउंडेशन आपको ध्यान रखने। डीप फुटिंग, डीप फुटिंग इज नथिंग बट सेम यही फुटिंग है, ये जो फुटिंग है यही फुटिंग यहाँ पर है, बस यहाँ पर क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन विड्थ, बाकी सेम ऐसा ही बनेगा, डीप फुटिंग वैसी ही बनती है जैसी शैलो बनी हुई। पाइल ऑब्वियसली बहुत लार्जर डेप्थ तक जब आपको सॉइल स्ट्रेटा अपनी हिसाब से नहीं मिलता है, स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, तो आप पाइल को इंसर्ट करते हैं या फिर बनाते हैं, तो पाइल आर द डी फाउंडेशन, ठीक। पियर, पियर कुछ नहीं है भाई, पियर आर नथिंग बट डी फाउंडेशन का ही एक टाइप है। और कैसन वेल फाउंडेशन मतलब आपने वेल बनाया हुआ है ना, वेल बनाया हुआ है और उसको आपने या तो कंक्रीट से भर दिया है, फिर वेल को ही आपने मोटा बनाया है, विच वर्क्स एज फाउंडेशन, फाउंडेशन, जो कि आपने पुराने रेलवे ब्रिजेस या ऐसी जगह पर देखे होंगे, ठीक है। वेल मतलब गड्ढा खोदा है, कुआं जैसा बड़ा सा गड्ढा खोदा है जिसको आपने मेसनरी करी हुई है, पहले मेसनरी करते थे,
स्टोन मेसनरी से, ठीक है। अब ये कैसनवेल फाउंडेशन बंद हो गए क्योंकि पाइल बहुत ज़्यादा एडवांस आने लगे हैं, तो ये कैसनवेल ये सब चीज़ बंद हो गई है, ठीक है। कि आपने गड्ढा खोदा, फिर आपने उधर चिनाई करी, है ना, ब्रिक में ये स्टोन मेसनरी करी, अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई बिकॉज पाइल फाउंडेशन हर तरीके से हर जगह बनाए जाने लगे। तो डीप फाउंडेशन की आज की प्रैक्टिकल पर्पज से बात करें तो पाइल फाउंडेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज डीप फाउंडेशन, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये बहुत ओवरव्यू हमने लिया टाइप्स ऑफ फाउंडेशन का, जो कि आपको पहले से भी थोड़ा बहुत पता होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, तो देखिए ये बात जो अभी हम कर रहे थे, कुछ फुटिंग्स के आपको डायग्राम दिख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, वॉल फुटिंग ऑब्वियसली ये ख़त्म हो चुकी है, ऑब्सोलीट है, ठीक है। क्योंकि अब तो हम वॉल को नीचे तक ले नहीं जाते, ये वॉल बनी हुई है, ठीक है, जो कि आपके नीचे फाउंडेशन लेवल तक जाती है। तो ऑब्वियसली ये जब मतलब लोड बेयरिंग वॉल्स बनती थी उस टाइम की बात है, तो अब ये वॉल फुटिंग्स ख़त्म है, ठीक है। सिंपल स्प्रेड फुटिंग जो अभी बताया, ठीक है, कि ये कॉलम आ रहा है, इस कॉलम को आपने जोड़ दिया है एक प्लेटफॉर्म से जो कि बड़े डायमेंशन का है, जो कि इस लोड को ट्रांसफर कर देगा टू द सॉइल, ठीक है। तो ये स्प्रेड, आपने स्प्रेड कर दी चीज। स्टेप्ड पेडेस्टल फुटिंग, ये भी स्प्रेड फुटिंग का ही एक टाइप है, जिसमें आप पेडेस्टल बना देते हो, है ना, पेडेस्टल बना देते हो टू टू सपोर्ट और टू अलाइन द कॉलम, है ना। पेडेस्टल का यूज क्या है? पेडेस्टल का यूज है कि आप कॉलम को अलाइन कर दो। बेटा स्ट्रैप मतलब आपने एक पट्टे से जोड़ा है, स्ट्रिप मतलब आप एक के बाद एक के बाद एक बनाते जा रहे हैं, है ना, एक स्ट्रिप में। देखो स्ट्रैप मतलब एक पट्टे से जुड़ा हुआ है, ये रही पेडेस्टल। पेडेस्टल, ठीक है, ये पेडेस्टल बनाया हुआ है। पेडेस्टल अगर आपने कभी देखा हो तो फाउंडेशन बनाकर एक कॉलम से थोड़ा सा बड़ा साइज का एक और छोटा सा, जिसकी ज़्यादा थिकनेस नहीं होती, 2-3 इंच का एक पेडेस्टल बनाते हैं, ठीक है, टू सपोर्ट दैट कॉलम, ठीक। तो ये पेडेस्टल जो है वो, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेडेस्टल फुटिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्प्रेड फुटिंग ओनली। स्लोप्ड फुटिंग, ये भी चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, ये ज़्यादातर आजकल कॉमनली यूज होता है, ये आप यहाँ से स्लोप दे देते हैं, है ना, जो कि अगर आप एलिवेशन में देखेंगे तो आपको ट्रेपेजॉइडल शेप की दिखेगी ऐसे। क्यों दे देते हैं? वाई, द रीज़न क्या है इसका भाई? ये फुटिंग क्यों आजकल यूज हो रही है ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ ये स्लोप्ड फुटिंग, स्लोप्ड फुटिंग क्यों यूज हो रही है? इकोनॉमिकल है, यस, वेरी गुड आंसर। हाँ, बहुत अच्छे है, वेरी गुड, दोनों का आंसर सही है। देखो हमें काम तो यही करना था,
है ना। काम हमें स्प्रेड करने का ही करना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अब जब हमें लोड ज़्यादा है तो थिकनेस ऑफ द फुटिंग भी ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें इतनी बड़ी फुटिंग बनानी है, ये मैं ये एलिवेशन ही बना रहा हूँ, है ना। अब जो लोड आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे, यस और नो। लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये वाला जो कंक्रीट था ये हमारे किसी का आधा काम का नहीं था, है ना। इसीलिए किस तरीके की फुटिंग बनाने लगे, ये स्लोपिंग, ये स्लोप्ड फुटिंग। स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है, इसको सीधी लाइन मानेंगे, ठीक है। तो ये जो स्प्रेड फुटिंग का काम था, ठीक है, ये स्प्रेड फुटिंग ही है, लेकिन क्योंकि हैवी लोड है तो उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी। डेप्थ मतलब उसकी जो थिकनेस ऑफ द फुटिंग है, डेप्थ से आप क्या रिलेट करेंगे, मतलब ग्राउंड लेवल से जो डेप्थ नाप रहे हैं वो नहीं, इसकी खुद की थिकनेस की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर लोड ज़्यादा होगा तो इसकी खुद की थिकनेस ज़्यादा होगी। अब इसकी खुद की थिकनेस आप ज़्यादा कर तो दें, लेकिन जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस तरीके से होता है। तो ये और ये पोर्शन काम का नहीं था तो ये हटा दिया, तो इस तरीके से फुटिंग बनने लगी, इसको स्लोप्ड फुटिंग बोल सकते हो। जिसका एलिवेशन आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा ये, एंड देन कॉलम अबव इट, कॉलम यहाँ पे पेडेस्टल भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से फुटिंग आजकल आप बनती हुई देख रहे हैं। टाइप ऑफ सॉइल पर बिल्कुल डिपेंड करती है, वो चीज़ भी अभी हम देख रहे हैं, किस तरह की सॉइल पर कैसी फुटिंग बनानी है, बिल्कुल उन पर डिपेंड करती है, ठीक। इसके बाद कंबाइंड फुटिंग की बात करी थी, तो देखिए कंबाइंड में आपने क्या किया, ये दो कॉलम आ रहे हैं और जो फुटिंग है वो पूरी एक जैसी है, ये फुटिंग जो है ये पूरी एक जैसी फुटिंग है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अ कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड है, ठीक है। कंबाइंड फुटिंग कहाँ देते थे, जब स्पेसिंग ऑफ द कॉलम जो है वो कम है, मतलब जो दो कॉलम है वो पास पास हैं, तो स्प्रेड फुटिंग देने से अच्छा या आइसोलेटेड फुटिंग देने से अच्छा आप कंबाइंड फुटिंग दे देंगे, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगेन यहाँ पर दो कॉलम है जो कि पास पास हैं, लेकिन इसको हमने किससे जोड़ा हुआ है, एक स्ट्रैप मतलब एक पट्टे से जोड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अ स्ट्रैप, ये है ना, एक पट्टे से जुड़ा हुआ है, उसको बोला स्ट्रैप फुटिंग। अब कंबाइंड कब देना है, स्ट्रैप दोनों ही एक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नीचे की सॉइल की जो बेयरिंग कैपेसिटी वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज सॉइल नहीं है, उस केस में आप कंबाइंड फुटिंग में पैसा बर्बाद ना कर कर आप स्ट्रैप फुटिंग दे सकते हो, मतलब स्ट्रैप बना सकते हो। अगर नीचे की सॉइल ठीक है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ठीक है, अगर लूज है तो फिर आप कंबाइंड फुटिंग दो, ठीक। इसके बाद ये नीचे जो सातवीं फाउंडेशन ये देख रहे हैं दैट इज मैट या फिर राट फाउंडेशन। आपने बहुत सारे फाउंडेशंस को इकट्ठा बनाया, इकट्ठा बनाने का मतलब है कि पूरा एक साथ आपने बनाया, चटाई जैसा ही है, दिस इज मैट, ठीक। ये तब कर सकते हैं जब छोटे से एरिया में बहुत सारे कॉलम है, ठीक है, या फिर एक एक आइसोलेटेड फुटिंग बनाना आपको महंगा पड़ रहा है, उससे अच्छा आपने टोटल एक्सकवेशन कराया और एक साथ पूरा फाउंडेशन बना लिया, ठीक। ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द सॉइल ऑल्सो, कि सॉइल कैसी है, ये भी हम आगे देख रहे हैं। इसके बाद पाइल फाउंडेशन है, ऑब्वियसली पाइल जो है वो देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पाइल, ठीक है, एक पाइल नहीं होकर दो, दो भी नहीं, कम से कम तीन पाइल होते हैं, तीन और चार पाइल का एक ग्रुप होता है, उसके ऊपर एक पाइल कैप बनती है और पाइल कैप के ऊपर आप ये कॉलम बनाते हैं। सो दिस इज पाइल फाउंडेशन, ठीक। एंड दिस इज ड्रिल्ड पियर, ठीक। पियर इज नथिंग बट डीप फाउंडेशन जिसको कि आप बनाकर ड्रिल कर देंगे, ठीक। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फाउंडेशन जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब बात आ जाती है वही कि फाउंडेशन कैसे डिसाइड करें, सिलेक्ट करें। तो सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन, कि फाउंडेशन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले
choice of particular type of foundation depends on the magnitude of load, obviously कितना लोड आ रहा है, नेचर ऑफ सबसॉइल स्ट्रेटा, नीचे की सॉइल कैसी है उसका स्ट्रेटा कैसा है, एंड नेचर ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर का नेचर कैसा है, मतलब सुपर स्ट्रक्चर में है क्या, बेसिकली ब्रिज है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, डैम है, क्या है, ठीक है। तो मेनली इन चीज़ों पर टाइप ऑफ फाउंडेशन डिपेंड करता है, लोड, सबसॉइल स्ट्रेटा एंड नेचर ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। इसके बाद लिखा हुआ है इफ स्ट्रक्चरल लोड इज लेस एंड सॉइल इज मीडियम टू डेंस देन शैलो फुटिंग में बी प्रोवाइडेड। बिल्कुल ठीक है भाई, कि अगर लोड जो आ रहा है, स्ट्रक्चरल लोड है, वो कम है ना। सबसे पहले हमारी दिमाग में यही चीज आएगी कि अगर स्ट्रक्चरल लोड कम है तो किस क्या बनाना है, शैलो फाउंडेशन बनाना है। और दूसरी कंडीशन और लिखी हुई कि सॉइल इज मीडियम टू डेंस, मतलब सॉइल जो है वो लूज नहीं है, लूज नहीं है मतलब उसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगी, और आपका स्ट्रक्चर का लोड भी कम है, इन दैट केस शैलो फाउंडेशन आप बना सकते हैं, पहली कंडीशन लिखी हुई है। देन दूसरा लिखा हुआ है कॉलम स्पेसिंग इज लेस एंड फुटिंग एरिया इज मोर, है ना, कॉलम की स्पेसिंग कम है और फुटिंग एरिया, फुटिंग मतलब एक फुटिंग का एरिया, या जो टोटल फुटिंग है उनके जो एरिया हैं वो 50% ऑफ द फाउंडेशन एरिया से ज्यादा है, तो कंबाइंड फुटिंग या रफ फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई कि अगर कॉलम की स्पेसिंग कम है ना, और फुटिंग का एरिया जो है वो टोटल फाउंडेशन एरिया के 50% से ज़्यादा हो रहा है, उस केस में आप कंबाइंड फुटिंग या रॉड फाउंडेशन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि खर्चा देखेंगे तो ऑलमोस्ट उतना ही होगा, बट कंबाइंड फुटिंग रॉड फाउंडेशन में आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद तीसरी चीज़ अब अगर आप देखें, थर्ड इज इफ स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी and soil is loose extending to large depth, then fill in the blanks, आप लोग भरेंगे, आप लोग भरेंगे। और दो चीजें, दो हैं, डैश और डैश, डैश और डैश बताएंगे सभी लोग। if the structure load is heavy, डीप और पाइल तो एक ही चीज होगी बेटा, डीप और वेल या डीप और पाइल एक ही चीज हो गई है ना। यस अंकित, यस राइट, यू आर राइट। Structural load is heavy. Answer this question. If structural load is heavy and soil is loose extending to larger depth, then either what? क्या यूज करेंगे आप? Either deep और raft foundation. क्लियर? ये यूज करेंगे।
फ्रिक्शनल पाइल एंड बेरिंग पाइल, ये तो हाँ पाइल का ही टाइप हो गया। अभी तो हम उतना डीप गए ही नहीं है अभी, है ना, उतनी डिटेल में नहीं गए बेटा तक। राफ्ट कैसे, राफ्ट कैसे, तो ये राफ्ट फाउंडेशन क्या कर रहा है, राफ्ट फाउंडेशन एक लार्जर एरिया क्रिएट करता है बेटा, है ना। मतलब जो लोड को ट्रांसफर करने की जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन केस ऑफ राफ्ट। तो जब आपके कॉलम पास पास है ना, और आप ग्रेटर डेप्थ पर नहीं जा पा रहे हो, उस केस में आप राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। उस केस में हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक एक तरीके की स्लैब जैसा एक्ट करने लगता है। राफ्ट फाउंडेशन इज नथिंग बट अ स्लैब, ठीक है। ठीक है, राफ्ट से ज्यादा अच्छा तो बयानसी, तो बेटा बयानसी भी तो राफ्ट फाउंडेशन का ही टाइप है ना। बयानसी इज अ टाइप ऑफ राफ्ट फाउंडेशन का ही तो टाइप है। एंड बायंसी के, बायंसी जो फाउंडेशन है उसमें जो मेन कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। बायंसी फाउंडेशन के साथ एक चीज फुलफिल होनी चाहिए, वो अभी हम आगे देख रहे हैं, तभी हम उसको बना सकते हैं। ऑब्वियसली बेटा, यस अनुराधा, कि अप टू सम एक्सटेंट, मतलब अगर बहुत ज्यादा डीप है, से फॉर एग्जांपल अगर वो 10-15 मीटर चला गया तो हम इतना एक्सकवेट तो नहीं करेंगे। यस बिल्कुल सही है कि 10-15-20 मीटर अगर बात आ रही है ऐसा, तो ऑब्वियसली हम वहां पर राफ्ट फाउंडेशन नहीं बना सकते, वहां पर राफ्ट फाउंडेशन नहीं बना सकते। बट ऐसी डेप्थ जहां तक हम पूरा एक्सकवेट कर सकते हैं वहां तक हम राफ्ट फाउंडेशन बना सकते हैं, द स्ट्रक्चर लोड इज हैवी। ठीक है, ग्रेटर डेप्थ मतलब जब हम 5-6 मीटर से आगे चले जाएंगे तो फिर हम, यस, तब हम पूरा एक्सकवेशन नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है ना। यस यस, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज लिखी हुई है, इफ सॉइल इज एक्सपेंसिव इन नेचर देन बैलेंसिंग और फ्लोटिंग, मतलब बायंसी की बात कर रहा है, ठीक है। इफ द सॉइल इज एक्सपेंसिव इन नेचर, अब एक्सपेंसिव का क्या मतलब है, व्हाट इज एक्सपेंसिव, व्हाट डज इज एक्सपेंसिव मीन। हाँ, मतलब ऐसी सॉइल जिसमें कि श्रिंकेज और स्वेलिंग ज्यादा होती है। तो ऐसी सॉइल का एग्जांपल क्या है, सभी लोग बताएंगे। ऐसी सॉइल का एग्जांपल है, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है अनुराधा, राइट। बेटा जब भी ये श्रिंकेज स्वेलिंग एक्सपेंसिव की बात आएगी तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ब्लैक कॉटन सॉइल। सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल का जो नेचर होता है दैट इज एक्सपेंसिव, मतलब वो श्रिंक और स्वेल जल्दी करती है। यस, है ना, बिकॉज ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन इट, जिसका की नाम होता है मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी। तो अगर ऐसा नेचर है किसी सॉइल का, तब आप बैलेंसिंग या फिर फ्लोटिंग फाउंडेशन बना सकते हैं। ठीक है, लिखा भी है, सच एज इन द केस ऑफ ब्लैक सॉइल, सच एज इन द केस ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक, तो ये कुछ चीजें हुई, है ना, अभी पूरी नहीं हुई है, इनको हम और आगे देख रहे हैं अभी। बैलेंसिंग फाउंडेशन की बात कर रहे थे, तो देखिए बैलेंसिंग फाउंडेशन होता क्या है, हमने ज़्यादा डिटेल में हो सकता नहीं पढ़ा हो कभी, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। सो बैलेंसिंग फाउंडेशन इज मैट और राफ्ट फाउंडेशन इन विच weight of excavated soil is equal to the weight of substructure and superstructure। मतलब टोटल वेट जो उस स्ट्रक्चर का है वो किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए वेट ऑफ द एक्सकेवेटेड सॉइल के, तभी ये बैलेंसिंग या फिर बायंसी
फाउंडेशन कहलाएगा। ये जितनी मिट्टी हटाई है आपने, ये जितनी मिट्टी आपने एक्सकेवेट करी है, इसका जो भी वेट होगा, इसका जो भी वेट होगा, वेट ऑफ दिस सॉइल, ये बराबर होगा किसके? वेट ऑफ स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर in that case only, in that case it is termed as balancing foundation या buoyancy फाउंडेशन या फिर फ्लोटिंग फाउंडेशन, किसी भी नाम से इसको बोला जा सकता है। तो इसकी कंडीशन याद रखेंगे, in which weight of excavated soil is equal to weight of substructure and superstructure, याद रखेंगे, है ना। ये ज्यादा डिटेल में कई बार नहीं दिया रहता कई जगह, बट याद रखेंगे कि बैलेंसिंग, फ्लोटिंग या फिर बायंसी फाउंडेशन, विच इज अ टाइप ऑफ मैट या फिर रॉक फाउंडेशन। लेकिन कंडीशन क्या है कि जितनी मिट्टी एक्सकेवेट कर रहे हो, उस मिट्टी का जो वजन है उतना ही वजन उस स्ट्रक्चर का भी होना चाहिए। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। क्लियर? चलिए, बायंसी से कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो बायंसी हमने पढ़ी है ना, एफएम में हमने बायंसी में क्या पढ़ा था कि जो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, है ना, वो उतना ही वेट उसके ऊपर लगाता है, तो उससे रिलेट करके ये बायंसी नाम दिया है। और यहाँ पर बायंसी वायंसी कुछ नहीं आ रही है, पानी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ, ठीक है। लेकिन वो तो वो था कि वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉडी, वही बायंसी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी वही है कि जितना वेट ऑफ सॉइल आपने हटाया है, उतना ही वेट ऑफ स्ट्रक्चर आना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ताकि वो उसको बैलेंस रखा रहे, ठीक है। फाउंडेशन जो है वो, या जो स्ट्रक्चर है वो नीचे कोलैप्स ना हो, सेटल ना हो। ये कंडीशन यहाँ पर बनाई जाती है, इसीलिए इसको बायंसी का नाम दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है, टू सपोर्ट हैवी स्ट्रक्चरल लोड ओवर फाउंडेशन इन रनिंग वाटर, वेल फाउंडेशन शुड बी प्रेफर्ड। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं पानी के अंदर फाउंडेशन बनाने की, तो हम वेल फाउंडेशन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। वेल फाउंडेशन बनाने के लिए पहले हमें कोफर डैम्स बनाने पड़ते हैं, जो कि पानी के डायरेक्शन को डाइवर्ट करते हैं, उस एरिया को हम सुखाते हैं, फिर वहां पर हम वेल फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पुराने अगर आप रेलवे के ब्रिजेस देखेंगे, वहां पर आपको वेल फाउंडेशन दिखेंगे, जिसके ऊपर गर्डर्स रखे रहते हैं और फिर ट्रस गर्डर रखे रहते हैं जिस पर ट्रेन चलती है, ठीक है। तो वो हो गए आपके वेल फाउंडेशन, ठीक है। उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, ठीक। हमारे जो काम का है वो पाइल फाउंडेशन है, जिसको कि हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद है, इफ देयर इज चांस ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर, मतलब किसी स्ट्रक्चर को अगर ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है, और द सॉइल इज एक्सपेंसिव, देन अंडर रिम्ड पाइल कैन बी प्रेफर्ड। अभी अंडर रिम्ड पाइल क्या होता है, हल्का सा यहाँ पर अपन देख सकते हैं, पाइल्स आर नथिंग बट अ डीप फाउंडेशन, एक कॉलम की तरह ही है, ठीक, जो कि किस एक्शन के कारण रेजिस्टेंस देते हैं, एक होता है साइड फ्रिक्शन और एक होता है एंड बियरिंग, ठीक है। तो जो पाइल फाउंडेशन होता है वो दो तरीके से लोड को ट्रांसफर करता है, ठीक है। कैसे करता है, एक थ्रू द फ्रिक्शन, ये जो सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस पर, ये सरफेस और सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, वहां से कुछ लोड ट्रांसफर होता है, और ये जो एंड पर जो जहां पर सॉइल से टकरा रहा होगा या मिल रहा होगा, वहां पर कुछ ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो एंड बियरिंग के कारण और फ्रिक्शन के कारण, ऑब्वियसली जब हम डेप्थ ज्यादा रखें तो फ्रिक्शन के कारण ज्यादा लोड ट्रांसफर हो रहा है, एंड बियरिंग के कारण उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। बट देयर इज ऑलवेज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड बियरिंग, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल पाई की बात हो गई। अब अगर बात कर रहे हैं कि अपलिफ्ट प्रेशर है, मतलब ऊपर उठाने की बात अगर करें, या ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है मिट्टी उसको, तो हम एक
एक या एक से ज़्यादा बल्ब बना देते हैं यहाँ पर, एक भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर अंडर रीम्ड पाइल, ठीक है, दीज आर अंडर रीम्ड पाइल। ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, ये प्रोजेक्शंस निकाल दिए जिनके कारण जो अपलिफ्ट ऊपर जाने की या ऊपर इसको करने की जो सॉइल की क्षमता थी वो अब कम हो जाएगी। इसके कारण ये एक तरीके के लॉक लगा दिया, इनको हम बल्ब बोलते हैं, दीज आर नोन एज बल्ब। ये अभी हम आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे जब हम डी फाउंडेशन बनाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज अ चांस ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर, तो भाई अपलिफ्ट प्रेशर की बात हो रही है तो अंडर रीम पाइल बनाएंगे। Okay. And next is if soil is loose and it is required to improve bearing capacity, then sand pile. यहाँ पर एक चीज याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि अगर सॉइल लूज है और अगर आपको उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप किस तरीके का पाइल यूज करेंगे, तो भाई सैंड पाइल यूज करेंगे। सैंड पाइल आर आल्सो नोन एज कॉम्पैक्शन पाइल, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप गड्ढा खोदते हैं और उसमें सैंड भर देते हैं, ठीक, कॉम्पैक्ट करता, ताकि जो आसपास की लूज सॉइल होती है ना, आसपास की लूज सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो सैंड पाइल्स आर कॉम्पैक्शन पाइल्स जो कि बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, जो कि बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। तो याद रखेंगे ये चीज कि अगर सॉइल लूज है और अगर उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो किस तरीके का पाइल आप बनाएंगे, तो किस तरीके के पाइल बनाएंगे, फाउंडेशन नहीं है बेटा, इट इज अ पाइल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल, सैंड पाइल या जिसको हम कॉम्पैक्शन पाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। The next line is if piles are driven in clay then structure should not be loaded immediately। अगर क्ले में आप पाइल को ड्राइव कर रहे हो, है ना, क्ले में अगर उसको ड्राइव कर रहे हो तो फिर आप उसको इमीडिएटली लोडिंग नहीं दोगे, मतलब जैसे ही पाइल अंदर गया उसके ऊपर आपने स्ट्रक्चर बना दिया या रख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप क्ले में पाइल को ड्राइव कर रहे होगे तब क्ले क्या होगी, रिमोल्ड हो जाएगी, है ना, रिमोल्ड हो जाएगी और अपनी स्ट्रेंथ उस टाइम पर खो देगी वो, बट धीरे 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 बाय द टाइम वो अपनी स्ट्रेंथ फिर से रीगेन करती है, ऐसा हमने पढ़ा है रिमोल्डिंग, है ना, सेंसिटिविटी में हमने ये चीज पढ़ी है कि भाई एकदम से क्ले के ऊपर लोड या फिर डिस्टरबेंस होगा तो वो रिमोल्ड हो जाएगी और अपनी स्ट्रेंथ खो देगी। तो उस टाइम पर अगर आप उस पर लोडिंग कर दोगे तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ खो चुकी है और वो कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए क्ले में अगर आप पाइल ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइविंग के कुछ देर बाद, मतलब तुरंत ना करके, एक दिन दो दिन जितनी देर में भी वो अपनी स्ट्रेंथ वापस रीगेन कर पाए उसके बाद ही आप उसको लोडिंग देंगे, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग ड्राइविंग क्ले में गेट रिमोल्डेड एंड इट में लूज शियर स्ट्रेंथ। बात समझ आई? ठीक है, तो ये बात सिर्फ ध्यान रखने वाली है कि अगर आप क्ले में फाइल ड्राइव कर रहे हो तो तुरंत देयर विल नॉट बी इमीडिएट लोडिंग। चलिए, तो ये हो गई जनरल फाउंडेशन की बात। अब हम आगे जब पढ़ेंगे या आगे चल रहे हैं तो शैलो फाउंडेशन की पहले बात करेंगे। शैलो फाउंडेशन में ही मेन सारी हमारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। बात हो गई थी शैलो फाउंडेशन होता क्या है, अब ये किन तरीके से डिजाइन करते हैं या क्राइटेरिया क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ इन शैलो फाउंडेशन साइड shear resistance is neglected and only end bearing resistance is taken into account। मतलब
देखिए भाई, अब ऑब्वियसली ये जब यहाँ पर ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब ये यहाँ से लोड आ रहा है, ये लोड को ट्रांसफर करना है। तो शैलो फाउंडेशन के केस में हमने देखा या बोल रहे हैं कि जो साइड फ्रिक्शन होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फ्रिक्शन यहाँ पर होगा, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस फुटिंग एंड सॉइल। लेकिन जब हम शैलो फाउंडेशन की बात करते हैं तो इस फ्रिक्शन फोर्स को हम जीरो मान के चलते हैं, या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम जीरो मान के चलते हैं। ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन हम उसको जीरो मानेंगे, ठीक है। तो प्योरली किस पर बेस्ड है? इट इज ओनली बेस्ड ऑन एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। एंड बियरिंग, दिस इज नथिंग बट एंड बियरिंग, ठीक है। शैलो फाउंडेशन और डीप में तो एंड बियरिंग प्लस फ्रिक्शन दोनों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने डीप जा रहे हो तो फ्रिक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। शैलो फाउंडेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एंड बियरिंग को लेकर चलना है, ठीक भाई। अब देर आर टू मोड्स ऑफ फेलियर। अगर हम शैलो फाउंडेशन की बात करेंगे, अगर हम शैलो फाउंडेशन की बात करेंगे तो दो तरीके से वो फेल हो सकता है। कौन से दो तरीके हैं? वो दो तरीके हैं, पहला है शियर फेलियर और दूसरा है सेटलमेंट फेलियर। शियर फेलियर मतलब उसके नीचे की जो सॉइल है, द सॉइल बिलो द शैलो फाउंडेशन, ठीक है, इसके नीचे की जो भी ये सॉइल है वो कहीं ना कहीं शियर में फेल हो रही है ना। ये शेयर फेलियर कितने तरीके के होते हैं हम डिटेल में देखेंगे आगे चल के। आप लोगों को पता भी होगा 3 तरीके के शेयर फेलियर है, वो हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ बाहर से बात कर रहे हैं कि कितने तरीके से जो शैलो फाउंडेशन है वो फेल होता है। तो जो पहला तरीका है वो है शेयर फेलियर, मतलब इसके नीचे की जो सॉइल है वो शेयर में फेल कर जाए, ठीक है। अगर वो शेयर में फेल कर जाए तो इट इज शेयर फेलियर। एंड दूसरा है सेटलमेंट फेलियर, मतलब जो फाउंडेशन है वो सेटल कर जाए अगर। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई भी चीज होगी तो हमारा फाउंडेशन या फुटिंग मान लिया जाएगा कि ये फेल हो गया, इधर इधर शेयर में हो जाए या फिर सेटलमेंट में हो जाए। तो ऑब्वियसली हम जो भी शैलो फाउंडेशन बनाएंगे वो दोनों के अगेंस्ट में सेफ होना चाहिए, तभी हमारा फाउंडेशन सेफ कहलाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि शैलो फाउंडेशन किन दो मोड्स में फेल होता है, या क्या दो तरीके हैं उसके फेलियर के। तो दो तरीके हैं भाई, एक है शेयर फेलियर, एक है सेटलमेंट, ठीक। शेयर फेलियर को ऑब्वियसली हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर एंड पंचिंग शेयर फेलियर, नाम से आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, इसको हम देखेंगे। इसके बाद जो लाइन लिखी हुई है वही लाइन लिखी हुई जो अभी मैंने बोला कि फाउंडेशन शुड बी डिजाइन टू कैरी अ लोड मिनिमम ऑफ द अबव टू क्राइटेरिया, है ना। मिनिमम मतलब इन दो में से जो भी फेल हो रहा है, जो भी पहले क्राइटेरिया आ रहा है, उस लोड को, उस लोड तक उसको डिजाइन करना चाहिए फाउंडेशन, ठीक है। शुड बी डिजाइन टू कैरी अ लोड मिनिमम ऑफ अबव टू क्राइटेरिया, दैट इज सॉइल शुड नीदर फेल इन शियर नॉर इन सेटलमेंट। जिसमें भी फेल कर रहा है वही लोड उसका मैक्सिमम लोड होगा या मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, ठीक है। यहाँ तक डाउट? शैलो फाउंडेशन के फेलियर क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ डाउट? यस सर, नो सर?
यस सर नो सर बोलेंगे ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग सोए नहीं हो, ठंड का समय है। यस सर नो सर, जल्दी। यस सर यस सर, 3 लोग 4 लोग जाग रहे हैं, ठीक है। 5 6, चलो ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना बेटा? बहुत ही आसान सी चीज़, सिंपल चीज़ है, हमने देखी। ऑब्वियसली थोड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने के पॉइंट्स हैं, इसलिए हम इनको लेकर चलते हैं। चलिए ठीक है। नाउ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल without shear failure is called bearing capacity, and with the provision of factor of safety it is called safe bearing capacity. अब क्या होती है बेयरिंग कैपेसिटी? बेयरिंग कैपेसिटी हम जो बोलते रहते हैं, तो भाई क्या है? इट इज नथिंग बट लोड कैरिंग कैपेसिटी। कितना लोड वो कैरी कर सकता है, कितना लोड वो बियर कर सकता है। कौन? फाउंडेशन, सॉरी सॉइल। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विदाउट shear फेलियर, shear फेलियर ना हो, है ना, ऐसी लोड कैरिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड बियरिंग कैपेसिटी, इज कॉल्ड बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी मतलब shear फेलियर में फेल नहीं होना चाहिए। एंड विद द प्रोविजन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर उस बियरिंग कैपेसिटी में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगा दें तो वो हो जाता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो वो हो जाता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जिसको आप एसबीसी 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 हमेशा याद रखें, ठीक है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल जो है वो शेयर में फेलियर नहीं हो रही है, एंड टेकिंग इनटू अकाउंट दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी आल्सो, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है भाई। देन load carrying capacity of soil at footing base without settlement failure is called allowable bearing pressure। अगर वो सेटलमेंट में फेल ना हो रहा हो तो इट विल बी नोन एज अलाउएबल बियरिंग प्रेशर। जब भी हम डिजाइन करते हैं ना, जब हम सॉइल के टेस्ट कर कर एसबीसी बताते हैं, तो एसबीसी भी बताते हैं और अलाउएबल बियरिंग प्रेशर भी बताते हैं, ठीक है। तो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द सेटलमेंट फेलियर। हमें दोनों में चेक करना है, ठीक है, शेयर फेलियर और सेटलमेंट दोनों। शेयर फेलियर में बात करेंगे तो बियरिंग कैपेसिटी, और अगर सेटलमेंट में बात करेंगे तो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर और नेट नेट सेफ बियरिंग प्रेशर, नेट सेफ बियरिंग प्रेशर। ये टर्म्स कैसे आए रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं अभी आगे की स्लाइड्स में, ठीक। तो भाई अब हमने बोला कि दोनों में से किसी में भी फेल नहीं होना चाहिए, तो हेंस नेट अप्लाइड प्रेशर एट द बेस ऑफ द फुटिंग शुड बी स्मॉलर ऑफ एसबीसी या फिर नेट अलाउएबल बियरिंग प्रेशर, ठीक है, शुड बी स्मॉलर ऑफ दिस। जो भी प्रेशर आ रहा है वो एसबीसी और इससे अगर कम होगा, इन दोनों में से जो भी कम होगा उससे भी कम होगा, तो हमारा जो फाउंडेशन है या जो हमारी सॉइल है वो फेल नहीं करेगी। अगर एसबीसी या फिर नेट सेफ बियरिंग प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर आ गया तो सॉइल फेल करेगी या फिर फाउंडेशन फेल करेगा। कोई प्रॉब्लम? बियरिंग कैपेसिटी और बियरिंग प्रेशर दोनों चीज़ें हैं। बियरिंग कैपेसिटी शेयर फेलियर, बियरिंग प्रेशर सेटलमेंट फेलियर। चलिए अब ये देख लेते हैं क्या है ये ग्रॉस प्रेशर, नेट प्रेशर, सारी चीजें, ठीक है। पहला लिखा हुआ है ग्रॉस प्रेशर। अब ग्रॉस प्रेशर तो ग्रॉस से हम समझते हैं, ग्रॉस मतलब टोटल सारी चीजें, ठीक है। तो ग्रॉस प्रेशर इज the total pressure at the base of the foundation due to self weight of the soil, self weight of the footing and applied load on the footing। मतलब सारा जो भी प्रेशर, जो भी लोड आ रहा है, दैट इज ग्रॉस प्रेशर, ठीक है। एट द लेवल, एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन, से फॉर एग्जांपल दिस इज बेस ऑफ द फाउंडेशन,
ये फाउंडेशन बना हुआ है। तो इस लेवल पर एट दिस लेवल सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल, मतलब से फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल था, तो सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल, ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग, और जो भी अप्लाइड लोड होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मिलाकर बोलेंगे दैट इज ग्रॉस प्रेशर। ग्रॉस प्रेशर, ठीक। द नेक्स्ट इज नेट प्रेशर इंटेंसिटी। नेट प्रेशर इंटेंसिटी, so it is a pressure at the base of the foundation in excess to the initial effective overburden pressure। इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, तो नेट प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब नेट की बात अगर करेंगे तो भाई यहां से जो प्रेशर आ रहा है मतलब वो टोटल प्रेशर हो गया, मतलब ग्रॉस प्रेशर हो गया, और सॉइल का खुद का भी एक इफेक्टिव स्ट्रेस होती है ना, सॉइल की खुद की भी एक इफेक्टिव स्ट्रेस होती है। तो दिस माइनस दिस आपको नेट दे देंगे, मतलब क्यू एन इज इक्वल्स टू क्यू जी का मतलब है ग्रॉस, माइनस सिग्मा या सिग्मा डैश, जिससे भी आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहें इफेक्टिव स्ट्रेस को, तो नेट हो गया। नेट मतलब ग्रॉस, जो कि ये टोटल था ग्रॉस क्यूजी, ठीक है। तो क्यूजी माइन क्यूजी ऑब्वियसली नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है पूरा ग्रॉस प्रेशर, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब माइनस सिग्मा बार इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। से हो गया आपका नेट प्रेशर इंटेंसिटी, नेट प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक, याद रखेंगे इसको। देन थर्ड इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, QU। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, क्या लिखा है, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन व्हिच कैन बी अप्लाइड विदाउट शियर फेलियर। अभी हमने बात करी थी कि बियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो शियर फेलियर है, so which can be applied without shear failure, or it is the minimum gross pressure at which soil is likely to fail in shear, ठीक है। वो मैक्सिमम प्रेशर जहां पर सॉइल जो है वो शेयर फेलियर में फेल ना हो, उसको हम कहते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU। जहां पर सॉइल शेयर फेलियर में या शेयर में फेल ना हो, ऐसे मैक्सिमम प्रेशर को हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अभी पीछे भी पढ़कर आए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अभी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU देखा, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज, अब क्योंकि फिर से नेट की बात आ गई, तो जो भी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी थी, है ना, जो भी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी थी उसको आप माइनस कर दोगे किससे, इफेक्टिव स्ट्रेस से, सिग्मा या फिर सिग्मा बार, जिससे भी आप इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। यहाँ पर भी सिग्मा बार कर देंगे, यहाँ पे भी सिग्मा बार कर देंगे, क्योंकि इन जनरल हम सिग्मा बार से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Now, what is sigma bar? Obviously, it is initial effective overburden pressure at the level of the foundation. Initial effective overburden pressure at the level of the foundation. उस लेवल पर ऑलरेडी ओवरबर्डन प्रेशर जो था, ठीक है, दैट इज सिग्मा बार, ठीक है। अभी क्या होता है, इट इज नथिंग बट गामा इंटू DF, गामा इंटू DF, ये हमने पढ़ा है इफेक्टिव स्ट्रेस में, गामा इंटू गामा इज नथिंग बट, व्हाट इज गामा, यूनिट वेट इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब देयर इज नो ग्राउंड वाटर टेबल। अगर ग्राउंड वाटर टेबल होता है तो हम इसको गामा डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं,
अगर ग्राउंड वाटर टेबल है तो। एंड व्हाट इज गामा डैश? क्या है भाई गामा डैश, बताइए। गामा डैश इज सैचुरेटेड है या सबमर्ज्ड है? गुड, सभी बताएंगे। मुझे गामा डैश चाहिए। गामा डैश क्या है? गुड। गामा डैश जो होता है वो सबमर्ज्ड होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। यस, ये समझ आ रहा है। गुड। सो गामा सबमर्ज्ड इज नथिंग बट गामा सैचुरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर, है ना। ये फॉर्मूला भी में ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ग्राउंड वाटर टेबल आता है तो हमारा इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर क्या हो जाता है? गामा डैश इनटू डीएफ, वेयर गामा डैश इज गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ये चीज आप पढ़ चुके होंगे। ठीक। सो इनिशियल इफेक्टिव, या सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, तो क्या होता है भाई? एट द लेवल ऑफ फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का लेवल है। दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, और ये जो सॉइल है यहाँ पर उसकी यूनिट वेट है, दैट इज गामा। द इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू गामा इनटू डीएफ, इज गामा इनटू डीएफ। तो नेट नेट निकालना है, तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है माइनस इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर हम कर देंगे। ठीक है, अब बात आई नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी की। तो अगर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो है हमारे पास। अब जब भी सेफ वर्ड आ जाएगा, है ना, जब भी सेफ वर्ड आ जाएगा, नेट तो नेट वाली चीज ले रहे हैं, तो जब भी सेफ आ जाएगा तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना है। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मतलब क्यू एन यू डिवाइडेड बाय एफ ओ एस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी याद रखिए। Net safe bearing capacity is equals to QNU upon FOS. QNU is nothing but net ultimate bearing capacity. Net ultimate bearing capacity कैसे आई कि ultimate bearing capacity माइनस overburden pressure। और अगर सेफ bearing capacity निकालनी है तो सेफ तो निकाल ही लिया था, अब नेट लगाने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस को माइनस कर देते हैं, तो नेट हटाने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस ओवरबर्डन प्रेशर, तो सेफ आ जाएगा। बात समझ में आई? मैंने बोला जब भी सेफ आ रहा है, सेफ लगाना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना है। नेट लगाना है तो नेट लगाने के लिए इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर को माइनस कर देना है, और यहाँ पर नेट सेफ में से नेट हटाना है तो नेट हटाने के लिए इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ये स्लाइड आपके पास रहेगी ऑब्वियसली, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ से क्या बन रहा है। ये एज इट इज इसी फॉर्म में ऑप्शंस आ जाते हैं, इसी फॉर्म में ऑप्शंस आ जाएंगे, पूछेंगे कौन सा सही है। तो एक के बाद एक के बाद एक जो चीज़ बताई गई वो सब क्लियर होनी चाहिए। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं?
यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब अगर हमें बियरिंग कैपेसिटी, अच्छा बियरिंग कैपेसिटी मतलब हम शेयर की बात कर रहे हैं, है ना? तो अगर हमें बियरिंग कैपेसिटी पता करनी है तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम बियरिंग कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला मेथड है एनालिटिकल मेथड, जिसमें कि हम सॉइल की प्रॉपर्टीज, फाउंडेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता करते हैं और उनसे फिर हम कुछ थ्योरीज लगाकर बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो एनालिटिकल मेथड में वी यूटिलाइजेस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड फाउंडेशन, ठीक है, और ये जो नीचे थ्योरी लिखी इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, अब तीन तरीके की थ्योरी लिखी हुई है। पहली है इलास्टिक थ्योरी। ठीक है, इलास्टिक थ्योरी में हमारे पास एक ही मेथड है, दैट इज स्लीचर्स मेथड, जो कि सी सॉइल, अच्छा सी सॉइल और फाई सॉइल ये क्या क्या है आप लोग बता देंगे मुझे जल्दी से? स्लीचर्स मेथड सी सॉइल इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है, जो कि इलास्टिक थ्योरी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होती जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं कहीं पर भी। ठीक है, इलास्टिक थ्योरी के ऊपर हमारे पास एक मेथड है एंड विच इज फॉर ओनली सी सॉइल। सी सॉइल क्या होती है? व्हाट इज सी सॉइल? अगर सी सॉइल, ये नीचे फाई सॉइल लिखा हुआ है, तो व्हाट इज सी सॉइल एंड व्हाट इज फाई सॉइल? और सी और फाई हैं क्या? यस, सी सॉइल मतलब कोहेसिव सॉइल। गुड, सी फॉर कोहेजन, वेरी गुड। तो कोहेसिव सॉइल मतलब जो कोहेसिव मतलब कोहेजन मतलब चिपकने वाली जो चीज है ना, मतलब अगर क्ले की बात करेंगे, ठीक है, क्ले, सिल्ट, ये सब क्या हो गई? सी सॉइल है। ठीक है, इनमें कोहेसिव नेचर जो ज्यादा होता है, बाइंड होते हैं, चिपकते हैं, ये हो गई सी सॉइल। एंड फाई इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, फाई इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो फाई सॉइल मतलब हो गई सैंडी सॉइल, ठीक है, जिसमें चिपकने वाली चीज ज्यादा नहीं है, फाई ज्यादा है। यस, तो फाई सॉइल मतलब सैंडी सॉइल है, सी सॉइल मतलब क्ले सिल्ट टाइप की सॉइल। ठीक है, तो जो इलास्टिक थ्योरी है दैट इज फॉर सी सॉइल मतलब कोहेसिव सॉइल के लिए है। देन जो नेक्स्ट है दैट इज क्लासिक अर्थ प्रेशर थ्योरी, अर्थ प्रेशर थ्योरीज पर डिपेंडेंट है। वो है पहला रैंकाइन मेथड, जो कि फाई सॉइल पर है, और दूसरा है बेल्स मेथड। बेल्स मेथड सी और फाई दोनों पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर बेल्स मेथड का एक फॉर्मूला या जरा सी थ्योरी आ जाती है। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है या तीसरी थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो कि प्लास्टिक थ्योरी है। ठीक है, उसमें हमारे पास चार मेथड हैं, जो कि जिनमें से तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तरजागी मेथड, और ये चारों ही मेथड सी फाइव सॉइल के लिए है, तो ऑब्वियसली इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब भी हम सॉइल को एनकाउंटर करते हैं तो हमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ, ऐसा बहुत रेयर होगा कि सिर्फ एक तरीके की सॉइल मिले, नहीं तो जनरली सी फाइव सॉइल ही मिलती है, मतलब उसके अंदर क्ले सिल्ट का भी कुछ परसेंटेज होता है और सैंड का भी कुछ परसेंटेज होता है। ठीक है, उसको हम अलग क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आपने देखा होगा। तो ऑब्वियसली इन जनरल वी फाइंड सी फाइव सॉइल। तो प्लास्टिक थ्योरी
कि जो भी मैथड्स हैं वो सब सीप वाइज सॉइल से रिलेटेड है, तो हमारे लिए ऑब्वियसली जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं वो यही मैथड्स हैं। इन मैथड में सबसे इम्पोर्टेंट मैथड जो है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो है तरजागी मैथड। तरजागी का ही कुछ इम्प्रोवाइजेशन है स्कैम्पटन, और उसका ही कुछ इम्प्रोवाइजेशन है मेयरहॉफ। तो ये तीन मैथड्स हैं, और उसके बाद एक IS कोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये कुछ मैथड्स हैं जिनके बेस पर हम बेयरिंग कैपेसिटी को पता करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको आपको एज अ पिक्चर बिल्कुल बना लेना है दिमाग में कि रैंकाइन मेथड क्या था। तो रैंकाइन मेथड was based on earth pressure theory. Bell's method was based on earth pressure theory. रैंकाइन मेथड ने सिर्फ 5 सॉइल लिए, बेल मेथड ने C5 दोनों सॉइल लिए, और कर्जागी स्कैम्पटन मेयरहॉफ ये तो बिल्कुल एक ही जैसे याद रखने। कर्जागी स्कैम्पटन मेयरहॉफ C5 सॉइल के लिए और प्लास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है। इलास्टिक थ्योरी वाला याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये अर्थ प्रेशर थ्योरी और प्लास्टिक थ्योरी इन दोनों को ऐसे भी याद रखना है, और डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही। तरजागी, स्कैम्पटन, मेयरहॉफ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? उसके बाद जो सेकंड चीज है, सेकंड थिंग इज कि कुछ फील्ड मेथड्स भी होते हैं। फील्ड मेथड्स भी होते हैं जिनके बेसिस पर हम बियरिंग कैपेसिटी, बेसिकली हम लोड सेटलमेंट कर्व बनाते हैं और उसके बेसिस पर हम उसकी बियरिंग कैपेसिटी को पता करते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड मेथड्स हैं जिनसे कि हम बियरिंग कैपेसिटी पता करते हैं वो हैं प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। पुराने ज़माने में या कुछ साल पहले तक प्लेट लोड टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेस्ट होता था। अभी भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट उसको करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है प्लेट लोड टेस्ट को। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर लोड लगाने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, मतलब सैंड बैग्स बहुत सारे हजारों में कई बार रखने पड़ते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा टेस्ट हो जाता है। तो अब जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग है उसको अगर बोलें तो वो है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, SPT, है ना। SPT अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है, और उससे भी एडवांस चीज़ जो आ गई है वो है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हमें बताते हैं अबाउट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर सॉइल। तो फील्ड टेस्ट के नाम पर आप ये तीन टेस्ट जरूर याद रखेंगे। हाँ, हाईवे में भी जो प्लेट लोड टेस्ट है वो सेम यही है बिल्कुल। वहाँ पे भी आप सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पता कर रहे हैं, जो वहाँ पर प्लेट लोड टेस्ट है सेम है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स से जिनके बेसिस पर हम बियरिंग कैपेसिटी को पता करते हैं। इसके बाद कुछ बिल्डिंग कोड्स भी होते हैं जो कि हमें दिए हैं BIS, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में, इंडियन रोड कांग्रेस ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, CPWD ने कुछ कोड दिए जिनके बेसिस पर हम बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। वो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, हमारे जो काम की है वो दोनों चीज़ें मैंने लिख दी हैं। इसमें हमें इन टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा चीज़ देखनी पड़ेगी, और ये जो मेथड्स लिखे हुए थे तरजाकी, स्कैम्पटन में, और इन सब के बारे में भी हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखनी रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। कल की क्लास में हम इन सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, फेलियर क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, जोन ऑफ फेलियर कौन से, ठीक है, शेयर फेलियर के कौन कौन से जोन हैं जो कि अभी बात बोला था, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में
देखेंगे और इन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे शैलो फाउंडेशन के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास में अगर अभी कोई डाउट हो तो बताओ। लेक्चर्स बेटा अगर फाउंडेशन की बात करोगे तो डिपेंड करता है हम क्लास कितनी बड़ी बड़ी ले रहे हैं। कल से थोड़ी बड़ी क्लास रहेगी ऑब्वियसली, 2 घंटे की कम से कम, है ना। तो फाउंडेशन को मान के चलो 3 दिन, है ना। और अगर उसके बाद दूसरा कुछ कंटिन्यू करते हैं तो वो अलग है। फाउंडेशन के लिए मान के चलो 3 दिन, 3 से 4 दिन लग सकते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद हाँ, टनल्स और ब्रिज, ब्रिज या रेलवे, जो भी आपका बचा, रेलवे बचा है कि ब्रिज बचा है? रेलवे और ब्रिज दोनों बचे हैं और टनल भी बचा होगा। आता तो बेटा इस किसी से भी नहीं है, टनल से भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो पूछे गए क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। टनल और ब्रिज से बहुत ही ना के बराबर चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसको हम देख लेंगे। अभी ये 3 4 क्लास तो आप इसकी मान के चलिए, है ना। चलिए, अभी इस यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल फिनिश एंड विल मीट टुमारो एट 5 with this shallow foundation and these theories. ओके, क्लास का टाइम क्या रखना है, सही तो है ये? चलो कल 5 बजे मिलते हैं, फिर देखते हैं। चलिए, ओके। ओके, विल मीट यू टुमारो एट 5। थैंक यू।